फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सॉल्व करवा रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पेपर सेकंड का पार्ट नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आज कवर करेंगे 6, 7 और 8 चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है पाठ्यक्रम के निर्धारक, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। तो चलिए दोस्तों, इसी को हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षाविधि का दर्शन सिद्धांत का विकास किसने किया है? किलपैट्रिक ने, फ्रोवेल ने, जॉन ड्यूवी ने या फिर ब्राइटमैन ने? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक ने। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्लेटो ने अपना पाठ्यक्रम किन आधारों पर निर्मित किया है? बौद्धिक, कलात्मक, नैतिक, उपयुक्त, सभी? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, टीपी नन ने समस्त मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, 4, 2 या फिर 5? तो दोस्तों, हमारा आंसर है 2 भागों में बांटा है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किन विद्वान ने शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा घोषित किया है? ब्राइटमैन ने, जॉन ड्यूवी ने, रूसो ने, एएस नील ने? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दर्शन शास्त्र की सबसे नवीन विचारधारा है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयोजनवाद सबसे नवीन विचारधारा है। दोस्तों, सबसे पुरानी विचारधारा है आदर्शवाद। तो 1 नंबर पे आदर्शवाद, दूसरे नंबर पे यथार्थवाद, तीसरे नंबर पे प्रकृतिवाद और चौथे नंबर पे प्रयोजनवाद। ठीक है दोस्तों, इनका क्रम भी आप सही से रिलेट कर लेना। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत किस विचारधारा की उपज है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या फिर यथार्थवाद? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोजनवाद। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के 4 प्रमुख कारकों में से निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? चालक, उद्दीपक, अभिप्रेरक, आत्म प्रकाशन? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आत्म प्रकाशन नहीं है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 5 प्रकार? तो दोस्तों, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता कौन है? मुनरो, बाल्डविन, वुडवर्थ या फिर जॉर्ज पाइन? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज पाइन। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम परिवर्तन के समाजशास्त्री सिद्धांत में क्या समाहित नहीं है? विद्यालय का पाठ्यक्रम बाल विकास के स्तर का हो, पाठ्यक्रम को बालकों का निर्माण विश्व समाज के लिए करना चाहिए, पाठ्यक्रम को परिवर्तनशील व लचीला होना चाहिए, पाठ्यक्रम बहुमुखी प्रभाव युक्त होना चाहिए? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यक्रम बहुमुखी प्रभाव युक्त नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? देख लेते हैं कथन हमारे कौन कौन से हैं। वैदिक काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम नैतिक एवं आध्यात्मिक विषयों से पूर्ण था? तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। हमारा अगला है, सामाजिक एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन एक दूसरे के सापेक्ष क्यों होते हैं? तो दोस्तों, हमारा ये भी सही है। पेस्टोलॉजी के मतानुसार घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है? तो दोस्तों, हमारा ये भी सही है। क्रो एवं क्रो के शाब्दिक शब्दों में शैक्षिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का अनुकरण करते हैं? तो दोस्तों, ये हमारा गलत है। यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या समाहित नहीं है? आधारभूत कलाएं, सामाजिक अध्ययन, व्यवहारिक ज्ञान या फिर शारीरिक शिक्षा? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक ज्ञान ही बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में समाहित नहीं है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मौद्रिक स्तर का हो, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी व धर्म का स्थान हो, कक्षा 5 तक शिक्षा का पाठ्यक्रम सह शिक्षा के रूप में हो? तो दोस्तों, हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी व धर्म का स्थान हो। ये बुनियादी शिक्षण की प्रमुख विशेषता में शामिल नहीं है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम परिवर्तन में दर्शन के प्रभावों में क्या शामिल नहीं है? पाठ्यक्रम वस्तु पर दर्शन का आंशिक प्रभाव पड़ता है, पाठ्यक्रम विषय की संख्या का निर्धारण दर्शन से संबंधित है, पाठ्यक्रम निर्माण दर्शन पर आधारित है, पाठ्यक्रम वस्तु का दर्शन पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम वस्तु पर दर्शन का आंशिक प्रभाव पड़ता है। ये हमारा गलत है, क्योंकि पाठ्य वस्तु पर दर्शन का पूर्ण प्रभाव पड़ता है, ना कि आंशिक।
तो दोस्तों हमारा यही वाला गलत था। हमारा अगला प्रश्न है, जॉन डेवी ने बालकों की 4 अभिरुचियां मानी हैं, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? कलात्मक अभिव्यक्ति, रचनात्मक कार्य, खोज करना, शारीरिक क्रियाएं करना। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक क्रियाएं करना। हमारा अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा को किस दार्शनिक विचारधारा में प्रमुखता प्राप्त है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या फिर यथार्थवाद। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, प्रकृतिवाद। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो कि शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। यह कथन है स्किनर का, प्रोफेसर ट्रॉ का, जेम्स ड्रेवर का या फिर ए.एस. नील का। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, ये बात प्रोफेसर ट्रॉ की है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसकी रचना है जॉर्ज पाइन की, क्रो एवं क्रो की, मुनरो की या फिर वाल्डविन की। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये रचना जो है वो है मुनरो की। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण की अल्पकालीन प्रशिक्षण अवधि होती है 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें 1 वर्ष, क्योंकि आपको पता होगा कि बुनियादी शिक्षा में जो शिक्षक का जो प्रशिक्षण अवधि होती है अल्पकालिक, वो 1 वर्ष ही होती है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता का दोष है? राष्ट्रीय एकता में देश की भावना निहित होती है, राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता अनिवार्य है, राष्ट्रीय एकता से प्रांतीयता क्षेत्रीयता में को बल मिलता है या फिर राष्ट्रीय एकता राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा हेतु आवश्यक है। तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता से प्रांतीय क्षेत्रीयता को बल मिलता है, यही बात बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों यही हमारा दोष है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है हमारा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता के संबंध में क्या असत्य है, क्या गलत है? देख लेते हैं क्या गलत है इसमें। राष्ट्रीय एकता की एक भौगोलिक सीमा होती है, भावात्मक एकता की नहीं होती। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। हमारा अगला टॉपिक है, राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता अनिवार्य है, जबकि भावात्मक एकता के लिए राष्ट्रीय एकता की अनिवार्यता नहीं होती है। तो दोस्तों हमारा ये भी सही है। अगला है हमारा, शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण हेतु राष्ट्रीय एकता अनिवार्य है, भावात्मक एकता को गौण स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों यही हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा अगला है, देखिए, राष्ट्रीय एकता प्रांतीयता की भावना मजबूत करती है, जबकि भावात्मकता एकता सीमावाद को कम करती है। तो दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पाठ्यक्रम विकास का एक प्रमुख घटक नहीं है, शिक्षण उद्देश्य, अनुदेशनात्मक प्रारूप, मूल्यांकन, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो दोस्तों हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत विभिन्नता। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था में परिवर्तन करना है। यह कथन संबंधित है हिल्टा टाबा से, सेलर एवं अलेक्जेंडर से, क्रो एवं क्रो से, प्रोफेसर ट्रो से। तो दोस्तों हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए, हिल्टा टाबा से। हमारा अगला है, अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? गुड का, स्किनर का, रॉस का या फिर ए.एस. नील का। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह जो कथन है ये गुड का है। हमारा अगला है, किस विचारधारा में धार्मिक विषयों का पाठ्यक्रम में विरोध किया गया है? आदर्शवाद, उपयोगितावाद, प्रयोजनवाद या फिर प्रकृतिवाद। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रकृतिवाद का धार्मिक विषयों के पाठ्यक्रम में विरोध किया गया है। दोस्तों हमारा अगला, इसी के साथ अगला चैप्टर शुरू होता है। हमारा अगला टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान में नीति मूल्य। दोस्तों हमने इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, जो आप देख सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आप वहाँ से जाकर इसको भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की पूंजी है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, एम.सी. छांगला का या फिर पंडित ठाकुरदास भार्गव का। तो दोस्तों ये है पंडित ठाकुरदास भार्गव का, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला है, अनुच्छेद 22 के अधीन किसी व्यक्ति को उसके अपराध के व बंदी बनाने के बिना कारणों के बताए जेल में नहीं रखा जा सकता, और बंदी बनाने पर कितने समय से निकटतम
न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? 24 घंटे में, 22 घंटे में, 25 घंटे में या फिर 20 घंटे में? तो दोस्तों हमारा आंसर है एक दिन का मतलब 24 घंटे। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर समता का अधिकार? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 20, स्वतंत्रता का अधिकार है। दोस्तों जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो संविधान के आर्टिकल 19 से 22 तक है। और दोस्तों जो समता का अधिकार है वो 14 से 18 के बीच में, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में। चलिए दोस्तों हमारा अगला है, अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उन 6 स्वतंत्रताओं में सम्मिलित नहीं है? संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, व्यापार, आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो दोस्तों हमारा इसमें है ऑप्शन नंबर सी, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। कौन? आर्टिकल 16 के जो 6 प्रकार है। चलिए दोस्तों हमारा अगला है, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी का अधिकार। तो दोस्तों आपको इससे चल रहा होगा कि बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर, तो दोस्तों ये तो एक तरीके का शोषण हो गया ना। तो दोस्तों ये हमारा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ऑप्शन है हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष बना है। यह किन अनुच्छेदों में उल्लेखित है? अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 27 तक, अनुच्छेद 24 से 26 तक, अनुच्छेद 26 से 28 तक। तो दोस्तों संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमें आर्टिकल 25 से 28 के बीच में मिलता है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने और उसे विधिक अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद 31 के अतिरिक्त कौन सा अनुच्छेद संविधान में समाप्त किया गया और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो दोस्तों हमारे इसमें ऑप्शन है, अनुच्छेद 19 का चा समाप्त किया गया और 300 के का में जोड़ा गया, अनुच्छेद 19 के छा समाप्त किया गया और 371 के झा जोड़ा गया, अनुच्छेद 19 का दा समाप्त किया गया और 300 का बा जोड़ा गया, अनुच्छेद 319 का आ समाप्त किया गया और 52 का जोड़ा गया। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद चा को समाप्त किया गया और 300 का में जोड़ा गया, इसको एक कानूनी अधिकार बनाकर। चलिए दोस्तों, समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में व्यवस्थित है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था अनुच्छेद 14 से 18 में। दोस्तों आपको मैंने सेपरेट वीडियो दे दिया, आप उसको जाकर पहले देख लीजिए तभी इसको सॉल्व करना, क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने आपकी ये सारे आर्टिकल उसमें एक ही साथ दे रखे हैं, तो आप उनको नोट भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 18 से 19 के, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या फिर अनुच्छेद 32 से 35 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23-24 में हमें शोषण विरुद्ध का अधिकार दिया गया है। अगला है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित है मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमारे मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं संविधान के आर्टिकल 51 के का में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रथम बार संविधान में नागरिकों के विषय में निर्दिष्ट किया गया था संगठन के, मूल अधिकार के, मूल कर्तव्य के या फिर कर देने के। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्य के। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हमें मूल कर्तव्यों को 51 के का में जोड़ा गया। और दोस्तों मूल अधिकार जो है वो 44 के अधिकार, वो 44वें संशोधन सन 1978 में ये जोड़ा गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के 1978 में पारित 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा अधिकार अब एक मूल अधिकार न रहकर केवल एक संवैधानिक अधिकार रह गया है? शिक्षा, संपत्ति, स्वतंत्रता या फिर समानता? तो दोस्तों हमारा आंसर है उसमें ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन सन 1978 से इसको हटाकर इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य राष्ट्र के हित में किस अनुच्छेद के अंतराल बलात्, मानव श्रम व बेकारी को
आप पर थोपता है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 35। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें अनुच्छेद 23। हमारा अगला प्रश्न है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 43 में, आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 46 में, आर्टिकल 42 में। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है आर्टिकल 45 कहता है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सभी की देनी चाहिए, यानी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 45 में मिलता है हमें। अगला प्रश्न हमारा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा उनके कल्याण के लिए अधिकार वर्णित हैं आर्टिकल 41 में, आर्टिकल 42 में, आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 46 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 46 में। दोस्तों हमारा अगला है, संविधान उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख जारी नहीं करते हैं? निषेधाज्ञा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध परामर्श, प्रतिषेध या फिर परमादेश। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निषेधाज्ञा। हमारा अगला है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा पहुंचा व निर्मित हुआ? गोकुलनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सारे केस पहुंचे थे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 131 में, अनुच्छेद 245 में, अनुच्छेद 358 में, अनुच्छेद 368 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368 में। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अध्याय में और कितने मौलिक कर्तव्य नागरिकों के सम्मिलित किए गए हैं? चतुर्थ अध्याय और 4 कर्तव्य, तृतीय अध्याय और 10 कर्तव्य, चतुर्थ अध्याय और 10 कर्तव्य, सप्तम अध्याय और सप्तम कर्तव्य। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ अध्याय और 10 कर्तव्य। दोस्तों हमारा अगला है, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के 7 मूलक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटाकर मात्र कानूनी अधिकार बना दिया गया है? 25वां, 44वां या फिर 46वां या फिर 42वां? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, 44वां आर्टिकल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला है, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया? 1949 में, 1950 में, 1971 में या फिर 1976 में? तो दोस्तों हमारा इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें जो इजी नोट्स में दे रखा है वो हमारा गलत है, वो 1950 दे रखा है जो कि गलत है। दोस्तों ये हमें समवर्ती सूची में 1976 में जोड़ा गया है। दोस्तों मैंने इसकी सेपरेट वीडियो दे दी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, मैंने सब कुछ समझाया है इसको। चलिए दोस्तों, संविधान की धारा 30 का संबंध किससे है? अल्पसंख्यकों की शिक्षा से, धार्मिक शिक्षा से, पिछड़े वर्ग की शिक्षा से, समता के अधिकार से। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्पसंख्यकों की शिक्षा से। दोस्तों हमारा अगला है, संविधान की धारा 45 का संबंध किससे है? राज्यों की उच्च शिक्षा से, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौम शिक्षा से, केंद्रीय विश्वविद्यालय की शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौम शिक्षा से। हमारा अगला है, भारतीय संविधान की धारा 25 का संबंध है धर्म परिवर्तन से, धर्म की शिक्षा से, धार्मिक शिक्षा के निषेध से, धार्मिक स्वतंत्रता से। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक स्वतंत्रता से, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमें 25 से 28 के बीच में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? सन 1971 में, 1973 में, 1975 में या फिर 1976 में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। हमारा अगला है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? अनुच्छेद 25 व अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारे जो अनुच्छेद हैं वो धर्म की स्वतंत्रता, जो धार्मिक स्वतंत्रता से जो संबंधित है वो 25 से 28 तक है। तो दोस्तों हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दोस्तों हमारा इसलिए ऑप्शन डी है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला है, धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं? यातायात व संचार के साधन, नगरीकरण व औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है? जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है, समानता, स्वतंत्रता, सेवा या फिर बंधुत्व। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेवा। अगला है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन 1975, 42वां संविधान संशोधन 1976, 43वां संविधान संशोधन 1971, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो दोस्तों हमारा
आंसर है ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों मैं आपको बता दूं 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता समाप्त करने का कानून कब बना? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत समाप्त करने का जो कानून बना वो कब बना? 1947 में, 1950 में, 1955 में, 1958 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1955 में। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? अवसर की समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि की तार्किकता, कल्याणकारी विधिक प्रावधान। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवसर की समानता। दोस्तों हमारा अगला है, न्याय वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के विभिन्न पक्षों के बीच तालमेल करता है। यह किसने कहा है? हीगल ने, लेनिन ने, एजेंस ने या फिर वाकर ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाकर ने इस बात को कहा है। अगला है हमारा, कानूनी न्याय से तात्पर्य है सार्वजनिक कानून से सभी को कानून की दृष्टि से समान समझा जाए, सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो, सभी नागरिकों हेतु न्याय का निःशुल्क प्रबंध हो, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसमें है सभी को कानून की दृष्टि से समान समझा जाए, सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो, यही हमारा कानूनी न्याय से तात्पर्य है। अगला है हमारा, सामाजिक न्याय से पृथक व उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक, अमूर्त न्याय। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए आर्थिक न्याय। अगला हमारा, जस्टिस शब्द किस शब्द से बना है? तो जस्टिस शब्द दोस्तों जज से बना है। हमारा अगला है, न्याय की सामान्य अवधारणा ने सर्जना की है? न्यायपूर्ण कानून की, तात्विक न्याय की, विकल्प ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये दोनों। दोस्तों हमारा अगला है, न्याय की अवधारणा विकसित हुई है सामान्य न्याय के रूप में, प्रक्रियात्मक न्याय के रूप में, उपरोक्त दोनों ही में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों ही रूप में। हमारा अगला है, न्याय अनिवार्य रूप से है एक अनिवार्य कानूनी अवधारणा, एक नैतिक अवधारणा, सामाजिक अवधारणा, उक्त मतलब दोस्तों ये सभी है। तो ये एक कानूनी अवधारणा भी है न्याय, और एक नैतिक अवधारणा भी है, एक सामाजिक अवधारणा भी है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ये सभी। हमारा अगला है, न्याय है एक सामान्य गुण, एक सक्रिय प्रक्रिया, तत्व केंद्रित व्यवस्था, इनमें से सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है इनमें से सभी। हमारा अगला है, प्रक्रियात्मक न्याय को कहते हैं कानून की उचित प्रक्रिया, कुशल सामाजिक प्रबंध, सकारात्मक कानून, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर एक कानून की उचित प्रक्रिया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लिबर्टी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लिबरल से, लेबर से, लिव्यू से या फिर लेनर से? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये शब्द की उत्पत्ति लिबरल से हुई है। हमारा अगला है, स्वतंत्रता का निम्न में से कौन सा तत्व है? स्वावलंबन, उदारता, अयोग्य या फिर अनुशासन? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें अयोग्यता। हमारा अगला प्रश्न है, कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, यह मत है हीगल का, कांट का, लॉक का या फिर स्पेंसर का? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी ये शब्द कांट के हैं। ये कांट का कहना है कि कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। हमारा अगला है, स्वतंत्रता एवं ... परस्पर पूरक हैं अधिकार, उत्तरदायित्व, न्याय या फिर विकास? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व परस्पर पूरक हैं, परस्पर पूरक है। हमारा अगला है, स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवाद की क्या देन है? संविधानवाद, कानून व शासन, स्वतंत्रता की घोषणा, ये सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य है न्याय से, सुधार से, स्वराज से या फिर कानून से? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वराज से। हमारा अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का होना, प्रतिबंधों का न होना, अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों का होना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों का होना, ये एक सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। हमारा अगला है, स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा नहीं है, न जेल में बंदी है, न दंड के भय से एक दास की भांति आतंकित है, चील की भांति उड़ान न भर सकने या वेल की भांति न तैर सकने को स्वतंत्रता का अभाव नहीं कहा जा सकता। हेल्वेटियस यह धारणा स्वतंत्रता को शक्ति संपन्न बनाना मानती है, आत्मनिर्धारण मानती है, ऐसे आतंकित एवं बाह्य दोनों प्रकार के अवरोधों का अभाव मानती है जो व्यक्तिगत क्रिया में बाधा डालते हैं। हमारा अगला है,
व्यक्ति के विचारण करने अनजाने में वह बाधाओं का न होना मानती है। तो दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऐसे आतंकित एवं बा दोनों प्रकार के अवरोधों का अभाव मानती है जो व्यक्ति क्रिया में बाधा डालती है। दोस्तों हमारा अगला है, कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। यह कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? उदारवादियों द्वारा, अराजकतावादियों द्वारा, मार्क्सवादियों द्वारा या फिर प्रजातांत्रिकवादियों द्वारा। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर उदारवादियों द्वारा। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस लेसन का, निम्नलिखित में से किसी नागरिक अधिकार माना जाता है? सार्वजनिक रोजगार का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निर्वाचन में भाग लेने और निर्वाचित होने का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों हमारा आंसर इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही हम नागरिक अधिकार माना जाता है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। चलिए दोस्तों इसके भी प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का कौन सा प्रतिमान सबसे अच्छा है? टेलर प्रतिमान, हिल्टा-टाबा प्रतिमान, वी.एस. ब्लूम प्रतिमान या फिर वाई सारन प्रतिमान। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, टेलर प्रतिमान। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत निम्न में क्या शामिल नहीं है? शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन, बालकों में होने वाली व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का सुधार एवं विकास प्रणाली विशेषण से करना। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यक्रम का सुधार एवं विकास प्रणाली विशेषण से करना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान है। यह कथन है बी.एस. ब्लूम का, हेनरी सिसिल फील्ड का, वाई सरन का या फिर हिल्डा टाबा का। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी सिसिल फील्ड का। हमारा अगला है, पाठ्यक्रम में किसे महत्व नहीं दिया जाता है? उद्देश्य को, प्रक्रिया को, परिस्थिति को, व्यवहार को। तो दोस्तों पाठ्यक्रम में जो है ना वो इसको भी महत्व दिया जाता है, प्रक्रिया को, परिस्थिति को, लेकिन व्यवहार को महत्व नहीं दिया जाता। हमारा अगला है, निम्नलिखित में से किसे मानवतावादी पाठ्यक्रम भी कहा जाता है? उद्देश्य प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान, आदर्श प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदर्श प्रतिमान। इसे मानवतावादी प्रतिमान पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। हमारा अगला है, निम्न में से कौन मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत समाहित है? समाहित का मतलब है कि इसमें नहीं है। उद्देश्य प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान, व्यवहार प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार प्रतिमान इसमें मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत संगत नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास किस प्रतिमान से हुआ है? परिस्थिति प्रतिमान, मनोविज्ञान प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान या फिर उद्देश्य प्रतिमान। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिस्थिति प्रतिमान। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि परिस्थिति प्रतिमान में कुछ और भी आते हैं, जैसे कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम आता है, इसी में बाल केंद्रित है, शिल्प केंद्रित है, सुसंबद्ध केंद्रित है और कोर पाठ्यक्रम है। तो ये सारे जो पाठ्यक्रम है ये परिस्थिति प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों हमारा अगला है, सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान कब विकसित किया गया? 1966 में, 1970 में, 1973 में, 1976 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। हमारा अगला प्रश्न है, अदा, प्रक्रिया, प्रदा किस प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं? बी.एस. ब्लूम के, हिल्डा-टाबा के, सामान्य के या फिर शरण के। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शरण के, शरण प्रतिमान के ये सब पक्ष हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिमान अध्यापकों को पाठ्यक्रम मुख्य आधार मानता है? शरण, सामान्य, जमीनी या फिर प्रशासनिक। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमीनी। हमारा अगला है, निम्न में से जमीनी प्रतिमान का गुण नहीं है? व्यापक प्रतिमान, बाल केंद्रित प्रतिमान, विषय समस्याओं का समाधान, अंतर्वस्तु का चयन। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वस्तु का चयन। दोस्तों हमारा अगला है, हिल्टा-टाबा के पाठ्यक्रम प्रतिमानों के सोपानों में कौन सा समाहित नहीं है? उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए प्रमाण, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण या फिर निर्देशन देना। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्देशन देना। हमारा अगला है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रतिमान सबसे प्रसिद्ध है? जमीनी प्रतिमान, प्रदर्शन प्रतिमान, प्रशासनिक प्रतिमान, हिल्टा-टाबा प्रतिमान। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक प्रतिमान सबसे प्रसिद्ध प्रतिमान है।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा अधिकांशतः किस पाठ्यक्रम प्रतिमान का अनुसरण किया जाता है? जमीनी प्रतिमान का, प्रदर्शन प्रतिमान का, प्रशासनिक प्रतिमान का या फिर सरल प्रतिमान का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक प्रतिमान का। दोस्तों हमारा अगला है, इनमें से किस प्रतिमान में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है? परिस्थिति प्रतिमान को, सरल प्रतिमान को, जमीनी प्रतिमान को या फिर सामान्य प्रतिमान को? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है, इनमें से किस प्रतिमान को विशिष्ट उद्देश्यों की प्राथमिकता दी जाती है? तो दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर बी, सरल प्रतिमान को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान समाहित हैं? 2, 3, 4, 5? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। 3 कौन कौन से दोस्तों? भूमिका, भूमिका, विकास और एकीकरण। भूमिका, विकास और एकीकरण। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला है, निम्न में से कौन जमीनी प्रतिमान की विशिष्टता नहीं है? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, बाल केंद्रित होना, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होना, प्रसिद्ध होना? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रसिद्ध होना। दोस्तों हमारा अगला है, किस प्रतिमान में मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व है? प्रशासनिक, जमीनी प्रतिमान, प्रदर्शन या फिर हिल्डा टावा? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिल्डा टावा। हमारा अगला है, सबसे पुराना पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन सा है? प्रशासनिक, प्रदर्शन, सामान्य या फिर जमीनी? तो दोस्तों ये नाम से पता चल रहा है कि ये सबसे पुराना है, तो वो होगा जमीनी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा अगला है, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम के जमीनी प्रतिमान का अवगुण है? व्यापक प्रतिमान, बेहतर परिणाम देना, लंबी प्रक्रिया पर आधारित, बाल केंद्रित होना? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंबी प्रक्रिया पर आधारित। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि लंबी प्रक्रिया पर आधारित, इसका मतलब है कि इसमें प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती थी, इसलिए इसको अवगुण मान लिया गया था, लेकिन ये था एक गुण। लेकिन हमें इस तरीके से पूछा गया है, तो दोस्तों हमारा यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान में क्या सम्मिलित नहीं है? योजना बनाना, प्रशासन बनाना, निर्देशन करना, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। ये प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान में शामिल नहीं है। हमारा अगला है, किस पाठ्यक्रम प्रतिमान की प्रक्रिया निम्न से उच्च स्तर की ओर होती है? हिल्डा डावा, प्रदर्शन, जमीनी या फिर शरण? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमीनी प्रतिमान की। अगला है हमारा, कौन सा पाठ्यक्रम प्रतिमान प्रतिपुष्टि पर प्रभावी नियंत्रण रखता है? हिल्डा डावा, प्रशासनिक, प्रदर्शन या फिर सामान्य? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक प्रतिमान। हमारा अगला है, शरण पाठ्यक्रम प्रतिमान में क्या शामिल नहीं है? भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन, उद्देश्यों की पहचान, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, संसाधनों का विकास? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम इसमें शामिल नहीं है शरण पाठ्यक्रम प्रतिमान में। हमारा अगला है, निम्न में से किस प्रतिमान का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक है? शरण का, प्रदर्शन का, सामान्य का या फिर जमीनी का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमीनी प्रतिमान का। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों हम बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर, और दोस्तों ऑल द बेस्ट।